गाइस, ये स्टोरी मैंने इसलिए अपलोड किया क्योंकि आप लोगों को पिछली स्टोरी पसंद नहीं आई और आप लोग हमारे लॉयल लिसनर हो। लेकिन अगर इस स्टोरी को आगे सुनना चाहते हो तो 300 लाइक्स और 50 कमेंट्स कर देना। चैप्टर 1। एक आउटर एरिया जहां सुनसान इलाका था। वहीं पर एक फार्म हाउस में एक लड़की को शिकरों से बांधा गया था। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उसके पूरे बॉडी पार्ट्स से खून निकल रहा था, जो यह बता रहा था कि इस लड़की की हालत कितनी नाजुक है और इसे कितना टॉर्चर किया गया है। तो यह कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड श्रेया है, जो कि बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका नाम आहूजा फैमिली है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की, जो उस लड़की की ही उम्र की होगी, वो उसके सामने आई और बोली, ओ माई गॉड, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ श्रेया? तो ये है आहूजा खानदान की नकली प्रिंसेस शिल्पी आहूजा। उसकी ऐसी एक्टिंग देखकर श्रेया को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी ही तो एक्टिंग कर करके उसने फैमिली को श्रेया के खिलाफ कर दिया और अपनी इसी एक्टिंग से उसने श्रेया को अपनी मौत के करीब पहुंचा दिया। तभी शिल्पी बोली, क्या हुआ आयु, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो तुम्हारी प्यारी बहन हूं ना। तभी श्रेया नफरत से बोली, बंद करो अपनी ये बकवास, तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ। तभी शिल्पी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आयु, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ। फिर एकदम गुस्से से उसके बालों को खींचते हुए बोली, मैं भी तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। तभी श्रेया बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर आखिर क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें अपनी बहन जैसा माना था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है शिल्पी? तो शिल्पी नफरत से बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मेरे घर में आई, जिससे तुमने मेरा अटेंशन छीन लिया। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड का प्यार बंट गया। और तुम्हारी ये खूबसूरती, मुझे नफरत है इससे। और उससे भी ज्यादा नफरत मुझे एक और चीज से है, जिससे आज तुम्हें मरना होगा। तो श्रेया उसे देखने लगी। तभी शिल्पी बोली, ओह, मरने से पहले तुम्हें वो राज बता ही देती हूँ, जो सिर्फ मुझे ही पता है, और वो राज ये है कि तुम आहूजा खानदान की असली बेटी हो। मतलब तुम मॉम डैड की रियल डॉटर हो, जो बात उन्हें भी नहीं पता है। जैसे ही ये बात श्रेया ने सुनी, वो सुन्न पड़ गई और अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, तुम झूठ बोल रही हो ना? तो शिल्पी बेहद नफरत से बोली, काश ये झूठ होता, मगर यही सच है। और ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए, वरना मेरा क्या होगा? मेरी इमेज बस गोदली बेटी की रह जाएगी और तुम्हारी औकात मेरी जूती के धूल के समान है, फिर भी तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगी। मेरे मॉम डैड और मेरा इकलौती प्रिंसेस का टैग, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तभी उसने अपने हाथों में एक चाकू लिया और उसके पेट पर वार कर दिया, जिससे श्रेया की एक दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। तभी शिल्पी बोली, अब मैं ही हमेशा उनकी बेटी बनकर रहूंगी और ये सच कभी बाहर नहीं आएगा। इतना बोलकर उसने श्रेया के शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसके जिंदा शरीर में आग लगा दी। श्रेया की बेहद दर्दनाक चीखें उस खंडहर में गूंज रही थी, मगर शिल्पी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उसे जलते हुए देखती रही। जब श्रेया का पूरा शरीर जल गया तो शिल्पी वहां से निकल गई और अपने आदमियों से कहकर वहां आग लगवा दी। उसके बाद वो वहां से आहूजा विला चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसकी माँ घबराते हुए बोली, मोनी बेटा, तुम कहाँ थी? तो शिल्पी उन्हें हक करते हुए बोली, मॉम, मैं बस अपने दोस्तों के साथ थी। तभी दादी बोली, बहू, श्रेया कहाँ है? तो शिल्पी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खिल गई, मगर उसने जल्दी से उसे छिपा लिया और अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर बोली, दादी, अपने कमरे में होगी शायद। दादी और दादाजी श्रेया को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत मासूम थी और उसे छलकपट करना नहीं आता था।
मगर दूसरी तरफ शिल्पी बहुत चालबाज और लालची थी। उसके वहां से दादी और दादाजी को नेगेटिव वाइब आती थी, इसलिए वो उससे दूर ही रहते थे, मगर वो श्रिया के काफी क्लोज थे। तभी दादी ने एक सर्वेंट को श्रिया के कमरे में उसे बुलाने भेजा, तो थोड़ी देर बाद वो सर्वेंट वापस आया और बोला, बड़ी मैम साहब, श्रिया बेबी अपने रूम में नहीं है। तभी दादी घबराते हुए बोली, नहीं है से क्या मतलब? तभी दादी और श्रिया की माँ जल्दी से ऊपर की ओर भागी और शिल्पी भी अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए उनके पीछे भागी, मगर उन्हें भी श्रिया कहीं नहीं दिखी। इतना शोर सुनकर स्टडी रूम से श्रिया के पापा भी बाहर आए और सबको इतना घबराया हुआ देखकर बोले, क्या हुआ? तो श्रिया की माँ रोते हुए बोली, श्रिया पूरे घर में कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो भी घबरा गए और जल्दी से कमिश्नर को कॉल कर श्रिया को ढूंढने को बोले और सबको शांत करवाते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ होगा उसे, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन आया और वहां से कुछ कहा गया, जिससे श्रिया के पापा के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी श्रिया की माँ घबराते हुए बोली, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? मेरी बच्ची ठीक है ना? तभी श्रिया के पापा रोते हुए बोले, श्रिया हमें छोड़कर चली गई। उसकी जली हुई बॉडी मिली है एक खंडहर से। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले जल्दी पहुंच गए, नहीं तो हमें लाश भी नहीं मिलती। इतना सुनना था कि श्रिया की माँ बेहोश हो गई। कुछ टाइम बाद श्रिया का अंतिम संस्कार किया गया। आइए जान लेते हैं आहूजा फैमिली के मेंबर्स के बारे में। संजीव आहूजा, श्रिया के दादाजी, ये बहुत सख्त स्वभाव के हैं। ये एक सोल्जर थे, इसलिए अभी तक फिट हैं। इनका एक ही बेटा है और ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। रंजना आहूजा, ये हैं श्रिया की दादी। ये बहुत प्यारी हैं, मगर गुस्से में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ये भी काफी फिट हैं और अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं। रौनक आहूजा, श्रिया के डैड, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आहूजा इंडस्ट्री के सीईओ हैं। इनके ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी हैं। कोई भी इनको धोखा देने की गलती से भी कोशिश नहीं करता। ये अपने परिवार और बीवी से बहुत प्यार करते हैं और श्रिया और शिल्पी से भी बहुत प्यार करते हैं। आकांक्षा आहूजा, ये बहुत ही प्यारी और मासूम है और ये अपने परिवार और बच्चों से बेहद प्यार करती हैं। ये शिल्पी और श्रिया दोनों से बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि इन्हें श्रिया से बेहद अपनापन महसूस होता है। शिल्पी आहूजा, ये है इनकी प्यारी बेटी, मगर असली नहीं है। ये दिखने में खूबसूरत है, मगर बहुत चालबाज, लालची और घमंडी है। इन्हें अपने आहूजा सरनेम पर बेहद घमंड है, मगर इन्होंने सबके सामने अपनी इमेज एक मासूम लड़की की बनाई हुई है और ये श्रिया से बहुत नफरत करती है। श्रिया आहूजा, ये है आहूजा खानदान की इकलौती और असली बेटी। इनके चेहरे पर बहुत मासूमियत दिखती है। इनका रंग गोरा है, इनके गाल काफी मुलायम हैं और उनमें पिंकिश साइन रहती है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी की स्किन होती है बिल्कुल वैसी। इनकी काली स्पार्कल आंखें, तीखी नाक और बेहद खूबसूरत हार्ट शेप होंठ हैं। इनके स्ट्रेट काले लंबे बाल हैं और इनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। इनका फिगर बिल्कुल मॉडल की तरह है और इनकी आवाज भी काफी प्यारी है। तो क्या यही अंत था श्रिया का, या आएगी वो अपना हक और बदला लेने? चैप्टर 2। जैसे ही श्रिया का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, अचानक श्रिया की आंखें खुल गई। उसने डर से इधर उधर देखा और फिर अपने आप को देखने लगी। जब उसने खुद को देखा तो वो हैरान रह गई। वो अभी 17 साल की थी और आश्रम में ही मौजूद थी। उसने अभी अभी अपना 12th कंप्लीट किया था और उसके रिजल्ट भी आ गए थे। उसने पूरे स्कूल और सिटी टॉप किया था। वो हमेशा से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी और उसको स्कॉलरशिप पर बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था।
वो जल्दी से बाथरूम में गई और खुद को देखने लगी और खुद को देखते हुए बोली, मेरा रिबर्थ हो गया है, वो भी 6 साल पहले। हे महादेव, आपने मुझे दूसरा मौका दे दिया, थैंक यू सो मच। फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से बोली, शिल्पी डार्लिंग, अब तुम्हें मैं वहीं सब लौटाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया था, मगर इस बार सबसे पहले मैं मॉम डैड को ये बताऊंगी कि मैं उनकी असली बेटी हूं, ना कि तुम। फिर वहां से बाहर आ गई और बेड पर बैठ गई। आज ही के दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और मिस्टर एंड मिसेज आहूजा ने उसे गोद लिया था और शिल्पी को भी काफी चोटें आई थी क्योंकि शिल्पी पीछे पैसेंजर सीट पर बैठी थी और उसका सिर शीशे से जा लगा। और आयरा जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, उसका भी एक्सीडेंट मिस्टर आहूजा के कार से हो गया था, मगर डॉक्टर के सच बताने से पहले ही किसी ने डॉक्टर को मार दिया था। मगर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी, उसने ये डिसाइड किया। तभी उसके कमरे में अनाथ आश्रम को चलाने वाली दादी आई और श्रिया को कुछ पैसे देते हुए बोली, बेटा अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। श्रिया ने मना करना चाहा मगर दादी नहीं मानी तो उसे मजबूरन पैसे लेने पड़े और वो वहां से मार्केट की तरफ चली गई और कपड़े खरीद कर जैसे ही रोड क्रॉस करने को हुई उसका एक्सीडेंट हो गया। मगर इस बार भी उसका काफी ब्लड निकला था, मगर उसने अपने हाथ में एक चिट को छुपाया हुआ था। मिस्टर रौनक आहूजा ने जल्दी से आयरा को अपने कार में बैठाया और अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद उनकी कार हॉस्पिटल में पहुंच गई और उन्होंने दोनों लड़कियों को जल्दी से एडमिट कर लिया और दोनों को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। दोनों का इलाज स्टार्ट हो गया, मगर अफसोस दोनों का ब्लड ग्रुप का ब्लड आज हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। तो रौनक जी ने दोनों को ब्लड देने का सोचा क्योंकि उनका ब्लड श्रिया से मैच हो गया था और शिल्पी उनकी खुद की बेटी थी, इसलिए उन्होंने उसे भी खून देने की सोची। मगर ये क्या, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका ब्लड शिल्पी से मैच नहीं हो रहा। उन्हें ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, मगर फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, मगर वो तो मेरी बेटी है। तो डॉक्टर बोले, मिस्टर आहूजा आपका ब्लड उनसे नहीं मिल रहा, मगर आप चिंता नहीं करें, हमने ब्लड डोनर ढूंढ लिया है। रौनक जी बाहर आए और उन्होंने ये बात आकांक्षा जी को बताई तो वो भी सुन्न रह गई और फिर रोते हुए बोली, अगर शिल्पी हमारी बेटी नहीं है तो हमारी बेटी कहाँ है। तभी रौनक जी को कुछ याद आया और वो डॉक्टर के केबिन में गए और उनसे कुछ बातें करके बाहर आ गए। डॉक्टर भी सब समझ गया और उसने जैसा रौनक जी ने बोला वैसा ही किया। थोड़ी ही देर बाद उनको रिजल्ट पता चल गया क्योंकि रौनक जी ने अपनी पावर यूज करके ये सब जल्दी ही करवा लिया। उन्होंने डॉक्टर से श्रिया और अपना डीएनए टेस्ट करने को बोला था और शिल्पी और खुद का भी। डॉक्टर ने रिपोर्ट शाम तक दे दी थी और रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ गई कि आयरा ही उनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी और शिल्पी उनकी सगी बेटी नहीं थी। मगर तब भी उन्होंने शिल्पी को भी अपनी ही बेटी बनाकर रखने का सोचा क्योंकि वो शिल्पी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ये बात आकांक्षा जी को बता दी। वो काफी खुश थी कि उनको उनकी बेटी मिल गई, मगर उन्होंने भी शिल्पी को अपनी ही बेटी की तरह रखने का डिसाइड किया क्योंकि वो भी शिल्पी से बहुत प्यार करती थी। दादा दादी तो बहुत खुश थे क्योंकि वो शिल्पी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि शिल्पी बहुत लालची लड़की थी। मगर उन्होंने अपने बहू और बेटे के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया। शिल्पी और श्रिया अब खतरे से बाहर थे। हालांकि शिल्पी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर उसका खून लॉस हुआ था और आयरा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, मगर महादेव की कृपा से वो भी सही हो गई। शिल्पी को अगली सुबह ही होश आ गया था तो उसे उसकी मॉम आकांक्षा जी अपने साथ घर लेकर चली गई क्योंकि शिल्पी अभी थोड़ा कमजोर थी, मगर अब वो ठीक हो चुकी थी। मगर श्रिया को अभी भी होश नहीं आया था। दादा दादी भी आकांक्षा जी के साथ ही घर चले गए थे। रौनक जी हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे और उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहकर श्रिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, जिससे उन्हें पता चला कि सालों पहले एक औरत उसे आश्रम में छोड़ गई थी, मगर उसने अपना चेहरा कवर कर रखा था जिससे उसकी कोई भी जानकारी नहीं पता चल पाई। रौनक जी को श्रिया ने कितनी मुसीबतें झेली सब पता चल गया था, मगर आश्रम की दादी माँ ने श्रिया का बहुत ध्यान दिया था, जिस वजह से उन्होंने वो आश्रम खरीद लिया और करीब 2 करोड़ का चेक वहां दान किया और श्रिया का उनकी बेटी होने का सच भी उनको बता दिया। वो श्रिया के लिए बहुत खुश थी।
रौनक जी ने वकील से कहकर श्रेया के सारे डॉक्यूमेंट बना लिए और उसे लीगली तौर पर अपना नाम दिया। दूसरे दिन सुबह के टाइम श्रेया को होश आ गया। वो अभी भी काफी कमजोर थी। उसने इस पास देखा तो रौनक जी उसे ही देख रहे थे। श्रेया उन्हें देखने लगी, हालांकि वो जानती थी कि ये ही उसे हॉस्पिटल लाए, मगर तब भी उसने अनजान बनते हुए कहा, आप कौन हैं और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो उन्होंने श्रेया को शांत करवाते हुए बोला, रिलैक्स बेटा, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट हमारी कार से हो गया था। तभी श्रेया ने उनको देखा और बोली, थैंक यू सर। श्रेया के मुंह से खुद के लिए हर सुनकर रौनक जी को बुरा लगा। वो श्रेया से बोले, प्रिंसेस आपका नाम क्या है? तो श्रेया बोली, श्रेया। तो तभी उन्होंने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा? तो श्रेया बोली, मैं अनाथ हूँ। ये सुनकर उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम लोहा उनके सीने में उतार दिया हो। उनकी आंखें नम हो गई। वो श्रेया को देखते उसके पास गए और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बेहद प्यार से बोले, हम आपको एक बात बताएंगे, मगर आप बिना पूरा सच जाने गुस्सा नहीं करेंगी, प्रॉमिस कीजिए, और हमारी पूरी बातें सुनकर ही कोई फैसला लेंगी। तो श्रेया ने अपना सिर हिला दिया। तभी रौनक जी बोले, श्रेया आप अनाथ नहीं हो, बल्कि आप हमारी रौनक आहूजा और आकांक्षा आहूजा की इकलौती प्रिंसेस हो। मगर आप शिल्पी से चेंज हो गई और हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि शिल्पी हमारी अपनी बेटी नहीं है। मगर आज जब शिल्पी से मेरा ब्लड मैच नहीं हुआ और तुमसे हो गया, तो मैंने हम तीनों का डीएनए करवाया तो सच्चाई पता चली। हमें माफ कर दो प्रिंसेस, हमारी गलती की वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। क्या आप हमें एक मौका देंगी? और आज से श्रेया को देखने लगे। श्रेया बिना भाव के उन्हें देखने लगी, फिर बोली, अगर आपने फिर मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। तो रौनक जी बोले, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम आपको अब खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। तभी रौनक जी झिझकते हुए बोले, प्रिंसेस क्या आप शिल्पी को अपनी बहन मानकर उसे भी हमारी फैमिली में रहने देंगी? मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा जब तक उसके रियल माँ बाप नहीं मिल जाते। क्या वो भी हमारे साथ रह सकती है? तो श्रेया बोली, बिल्कुल डैड। जैसे ही श्रेया ने डैड बोला, रौनक जी को एक सुकून मिला जो कभी शिल्पी के डैड कहने पर भी उन्हें ना महसूस हुआ हो। तभी श्रेया बोली, मैं आपको डैड बोला सकती हूँ? तो रौनक जी बोले, बिल्कुल, मैं आपका डैड हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे डैड कह सकती हैं। तो श्रेया बोली, डैड मुझे शिल्पी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वो चुप हो गई और अपने मन में बोली, आखिर उसे भी तो पता चले कि जब हमें झूठा फंसाया जाता है तो कैसा महसूस होता है, तो कैसा रिएक्शन होगा शिल्पी का सच जानकर। क्या इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा या श्रेया शिल्पी को सबक सिखाएंगी? चैप्टर 3। श्रेया और रौनक जी आहूजा मेंशन की तरफ निकल गए। श्रेया अपना सिर बाहर निकालकर बाहर के नज़ारे देख रही थी और उसे अपना पिछला जन्म याद आ रहा था कि कैसे शिल्पी ने उसके सामने अच्छे बनने का नाटक किया और फिर उसे ही घर से निकालने के लिए बहुत हंगामा किया। श्रेया अपने मन में बोली, मगर इस बार कहानी बदलेगी और शिल्पी तुम्हें इस बार मैं अपने घर से, अपनी लाइफ से ऐसे बाहर निकालूंगी, तुम कभी उभर नहीं पाओगी। जैसे पिछले जन्म में तुमने मुझे दर्द दिया और मुझे सबकी नज़रों में गिराया, मगर फिर भी मॉम डैड ने मुझे घर से नहीं निकाला, मगर वो दोनों मुझसे नाराज रहने लगे। मगर इस बार तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगी और इन सब में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे भी वहीं छोड़ूंगी। मैं आप सबको बता दूं, श्रेया के बहुत सीक्रेट्स है और वो पिछली जन्म में भी कमज़ोर नहीं थी, मगर उसने शिल्पी पर भरोसा किया और वो अपने सच से भी अनजान थी, इसलिए उसे मौत मिली। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बहुत बड़े महल जैसे मेंशन में आकर रुकी और एक गार्ड ने आकर रौनक जी के साइड का दरवाज़ा खोला। रौनक जी ने दूसरी साइड जाकर कार का गेट खोला और श्रेया के तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। श्रेया ने भी अपना हाथ रौनक जी के हाथ में रखा और गाड़ी से बाहर आ गई। वहीं सारे गार्ड्स हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि रौनक जी अपनी माँ, पत्नी और शिल्पी के अलावा किसी के लिए ऐसे केयर नहीं करते थे। मगर उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। रौनक जी अभी अंदर जाने ही वाले थे कि आकांक्षा जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और श्रेया की आरती उतार कर उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी।
श्रेया की भी आंखों में नमी आ गई और उसने आकांक्षा जी को टाइट हग कर लिया। आकांक्षा जी को आज पहली बार अपनापन महसूस हुआ। हालांकि वो शिल्पी जी बेहद प्यार करती थी, मगर शिल्पी के साथ भी उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। आकांक्षा जी श्रेया को अंदर लाई और सोफे पर बिठा दिया और उसको उसके दादा दादी जी मिलाया। संजीव आहूजा और उनकी पत्नी रंजना आहूजा श्रेया को देखकर बहुत खुश थे और श्रेया से उन्हें भी अपनापन महसूस हो रहा था और उससे एक पॉसिबिलिटी भी फील हो रही थी। तभी उन्होंने एक सर्वेंट जो कि शिल्पी की नैनी थी उसको शिल्पी के कमरे में भेजा। उस नैनी का नाम सुमन था। उसे भी अभी अंदाजा नहीं था कि श्रेया कौन है। थोड़ी देर में शिल्पी भी नीचे आ गई। जब उसने श्रेया को देखा तो वो उसे देखते ही रह गई। उसे श्रेया की खूबसूरती से जलन हो रही थी, मगर उसने अपने चेहरे पर ये शो नहीं होने दिया। शिल्पी अपने मॉम डैड को देखते हुए बोली, मॉम डैड ये कौन है? तो थोड़ी देर दोनों शांत रहे। फिर आकांक्षा जी ने शिल्पी को अपने पास बिठाया और उससे बोली, बेटा हम तुम्हें आज एक सच्चाई बताने वाले हैं, मगर तुम हमारी पूरी बात सुनकर ही कुछ फैसला लोगी, ठीक है? तो शिल्पी के दिल में घबराहट होने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वही हाल सुमन का भी था। वो नफरत से श्रेया को देख रही थी। श्रेया को भी किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी और उसने जैसे ही अपनी ठंडी निगाहों से सुमन को देखा तो वो डर से कांप गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली, जिसे देखकर श्रेया के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वही सुमन अपने मन में बोली, ये लंकी मुझे गंबन लग रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। आकांक्षा जी शिल्पी से बोली, मोनी बेटा ये श्रेया है और ये हमारी बेटी है। तभी शिल्पी बोली, मॉम आपकी बेटी तो मैं हूं ना, और जहां तक मुझे पता है मैं आपकी इकलौती बेटी हूं, तो ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? तभी रौनक जी बोले, मोनी तुम्हारी मॉम सच बोल रही हैं, श्रेया हमारी बेटी है, हमारी बायोलॉजिकल डॉटर। ये बात सुनकर तो शिल्पी को सदमा लगा गया और वो खुद को संभालते हुए बोली, ये आपकी असली बेटी है तो मैं कौन हूँ? उसे उम्मीद थी कि वो भी रौनक जी और आकांक्षा जी की बेटी होगी, मगर उसके इस ख्याल को तोड़ते हुए रौनक जी बोले, हाँ तुम्हें हमने बचपन से पाला है और तुम हमारी बेटी हो, मगर हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। ये बात सुनकर सारे सर्वेंट्स शिल्पी और सुमन सदमे में चले गए। शिल्पी के आंखों से आंसू बहने लगे तो आकांक्षा जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, भले ही हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं, मगर तुम हमारी ही बेटी हो और तुम हमारे ही साथ रहोगी और श्रेया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकांक्षा जी की बात सुनकर शिल्पी को अच्छा लगा, मगर जैसे ही उसने उनकी दूसरी बात सुनी तो उसके दिल में एक ही सवाल आया, अगर श्रेया नहीं चाहती तो क्या मॉम डैड उसे घर से निकाल देते? मगर उसने कुछ नहीं बोला। रौनक जी ने सबको श्रेया से मिलाया और सबसे कड़े लहजे में बोले, ये तुम्हारी मिस है और इनकी भी शिल्पी की तरह रिस्पेक्ट करनी है, और अगर किसी ने भी श्रेया की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की उसे जॉब से तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो सबने हाँ में सिर हिला दिया, मगर एक शेफ जिसका नाम एरिन था वो श्रेया को नफरत से घूरने लगा और बोला, ये शिल्पी मिस की जगह लेगी, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वहां से एक नज़र नफरत से श्रेया को देखकर चिढ़ा गया। तभी आकांक्षा जी श्रेया को अपने साथ ले गई और उसको रूम दिखाने लगी जो उन्होंने श्रेया के लिए तैयार किया हुआ था। रौनक जी और शिल्पी भी उनके ही साथ ऊपर गई, मगर जैसे ही उसने श्रेया का कमरा देखा उसे श्रेया से जलन होने लगी, मगर उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान बनाए रखी। तभी आकांक्षा जी बोली, आयु रूम पसंद आया बेटा या कुछ चेंजेस करवाने हैं? तो श्रेया बोली, नहीं मॉम सब ठीक है। तो सब उसके रूम से बाहर आ गए। आकांक्षा जी और रौनक जी किचन की तरफ चले गए और शिल्पी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी, जो उसी के बारे में गोसिप कर रहे थे कि शिल्पी कितनी घमंडी है, मगर अब देखो एक झटके में उसका घमंड चूर हो गया। वो जिस आहूजा सरनेम पर सबको बुली करती थी और घमंड दिखाती थी वो तो उसका था ही नहीं,
और देखा हमारी असली मिस कितनी सुंदर है। वो बिल्कुल मैडम की तरह दिखती है, मगर वो मैडम से भी ज्यादा सुंदर है। वहीं मेड की ऐसी बातें सुनकर शिल्पी के आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहां से अपने कमरे में चली गई। तो क्या होगा आगे? चैप्टर 4। मेड की बातें सुनकर शिल्पी अपने कमरे में रोते हुए भाग गई और अपने कमरे में पहुंचकर तोग फों करने लगी। मगर रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से किसी को भी नहीं पता चला कि शिल्पी अपने कमरे में क्या कर रही है। शिल्पी बेहद नफरत से बोली, मैं ही इस घर की प्रिंसेस हूँ, तुम मेरी जगह नहीं छीन सकती। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी और फिर से मैं मॉम डैड की इकलौती प्रिंसेस बन जाऊंगी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि इस बार वो श्रिया उसके जाल में नहीं फंसने वाली थी, बल्कि उसे इस घर से हमेशा के लिए निकालने वाली थी। ऐसी ही रात हो गई। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। श्रिया भी अपने दादा दादी के बीच में बैठी हुई थी, जिससे शिल्पी को काफी जलन हो रही थी। सभी लोग श्रिया को खाना सर्व कर रहे थे। हालांकि शिल्पी को भी श्रिया के जितना ही सर्व किया गया था, मगर उसे श्रिया के लिए इतना प्यार देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रौनक जी बोले, आयु आप अभी कौन सी क्लास में हो? तो श्रिया बोली, डैड मैंने अभी ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। तभी रौनक जी बोले, और रिजल्ट कैसा रहा? तभी सुमन बोली, शिल्पी बेबी के काफी अच्छे नन आए थे। इस बात पर शिल्पी को भी बहुत घमंड हो रहा था। तभी श्रिया रौनक जी से बोली, डैड आपको याद होगा श्रिया नाम की लड़की ने टॉप किया था। तो रौनक जी बोले, हाँ। तभी श्रिया बोली, हाँ वो श्रिया मैं ही हूँ। तो सुमन बोली, आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी श्रिया ने उसे एक नज़र देखा और बोली, और तुम्हें क्यों लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी सुमन कुछ और बोलती कि श्रिया ने अपना फोन निकाला और अपने रिजल्ट की फोटो रौनक जी को दिखा दी। जैसे ही रौनक जी ने रिजल्ट देखा वो शॉक हो गए, क्योंकि श्रिया ने पूरा सिटी टॉप किया था। हालांकि शिल्पी के भी काफी अच्छे मार्क्स थे, मगर श्रिया के सामने तो उसके मार्क्स भी मिलाकर श्रिया के जितने नहीं थे। जैसे ही सबने सुना कि श्रिया ने सिटी टॉप किया है, सब शॉक हो गए। तभी रौनक जी खुश होकर बोले, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, हमारे खून में ही इंटेलिजेंस भरा हुआ है। इस बात पर श्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तिरछी नजरों से शिल्पी को देखा, जिसका चेहरा यह सुनकर कर काला पड़ गया था। शिल्पी वहां से उठते हुए बोली, मेरा हो गया। तो आकांक्षा और रौनक जी ने उसे गुड नाइट बोला, तो वो उनको गुड नाइट विश करके अपने कमरे में चली गई। उसी के पीछे सुमन भी चली गई। कमरे में पहुंचने के बाद शिल्पी के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुमन वहां आ गई और उसे भंकाते हुए बोली, शिल्पी बेबी आपने देखा ना कैसे उस लड़की ने आते ही आपकी जगह छीन ली। तो शिल्पी बोली, हाँ मगर मैं क्या करूं? तो सुमन बोली, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने मॉम डैड के साथ बिताया करो, ताकि श्रिया उनके क्लोज नहीं जा पाए। और आप ऐसा करो कि सबको आपकी क्लैरिटी दिखे और श्रिया को कोई पसंद ना करें। तभी शिल्पी बोली, अगर सबको पता चल गया कि मैं इस घर की असली बेटी नहीं हूं, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो सुमन बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्रिया अभी नहीं चाहती कि उसकी पहचान पता चले, और आप किसी को कुछ मत बताना, और अगर कोई कुछ पूछे तो बोल देना कि श्रिया को गोद लिया गया है। तो शिल्पी खुश हो गई और सुमन को गले लगाकर बोली, एक आप ही हैं जो मुझे अच्छे से समझती हैं। तो सुमन भी खुश हो गई। इधर डाइनिंग टेबल पर श्रिया का नेचर सबको बहुत पसंद आ रहा था और सभी को उससे एक लगाव सा हो गया था। कुछ नौकरों को छोड़कर सबको श्रिया बहुत पसंद आई थी। जो शिल्पी के चमचे थे उन्हें श्रिया पसंद नहीं आई। श्रिया भी ये बात जानती थी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। श्रिया भी अपने कमरे में पहुंची और उसने लैपटॉप ऑन कर लिया और उस पर एक मैसेज भेज दिया और लैपटॉप बंद करके सो गई। रौनक जी और आकांक्षा जी के कमरे में आकांक्षा जी बोली, राज जी आयु से मिलकर मेरे दिल को काफी सुकून मिलता है, जो आज तक मोनी के साथ भी रहकर महसूस नहीं हुआ। तभी रौनक जी बोले, हमें भी आशु और हमारी बच्ची ने बहुत कुछ झेला है,
इसलिए अब हम उस चीज की पूरी भरपाई करेंगे और अपनी प्रिंसेस को बहुत प्यार देंगे ताकि उसके जख्म थोड़े कम हो जाए। तभी आकांक्षा जी भी हाँ बोली और दोनों सो गए। इधर संजीव जी और रंजना जी के कमरे में वो दोनों भी श्रिया के बारे में ही बात कर रहे थे। उन दोनों को ही शिल्पी से नेगेटिव वाइब आती थी, इसलिए वो उससे दूर ही रहते थे। और शिल्पी काफी खर्चीली और लालची टाइप की लंकी थी और साथ ही बहुत घमंडी भी। उसे अपने आहूजा सरनेम पर बहुत घमंड था। अगली सुबह सभी बने उठकर हॉल में बैठकर चाय बना रहे थे। तभी वहां शिल्पी आई और सभी को मॉर्निंग विश कर सबके साथ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में तैयार होकर श्रिया भी आ गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल डॉल की तरह। सभी लोग उसे देखकर खो गए, मगर शिल्पी को श्रिया से बहुत जलन हो रही थी। श्रिया नीचे आई और सभी के पैर छूकर मॉर्निंग विश किया। तभी शिल्पी नकली मुस्कान के साथ श्रिया से बोली गुड मॉर्निंग श्रिया, तो श्रिया एक मुस्कान के साथ बोली गुड मॉर्निंग। तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और अपना अपना नाश्ता करने लगे। तभी आकांक्षा जी श्रिया से बोली बेटा, हमने आपके लिए कुछ ज्वेलरी और कपड़े मंगवाए हैं, आप देख लेना और जो आपको पसंद ना आए बता देना, हम उसे वापस कर देंगे। तभी श्रिया एक मुस्कान के साथ बोली जी मॉम। शिल्पी को श्रिया से बहुत जलन हो रही थी और वो अपने मन में बोली क्या मॉम को अब मेरी फिक्र नहीं है। तभी आकांक्षा जो बोली मोनी तुम भी देख लेना, तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े मंगवाए हैं। तो शिल्पी खुश हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट और रिव्यू दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस कहानी का अगला भाग यहाँ पढ़े। चैप्टर 5। शिल्पी खुश हो गई, मगर जैसे ही वो कमरे में गई उसके पीछे पीछे सुमन भी आई और बोली मोनी बेबी, आप इतने में ही खुश हो गई? अभी भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब तो आप उनकी रियल डॉटर भी नहीं हो, अब तो वो सब कुछ श्रिया के ही नाम कर देंगे। तो शिल्पी बोली तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वो बोली आपको और ज्यादा टाइम अपने मॉम डैड के साथ बिताना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि आप श्रिया से बेहतर हैं। तो शिल्पी बोली आप इसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा करूंगी ना, वो सबके सामने बुरी बन जाएगी और फिर से मैं इस घर की इकलौती बेटी बन जाऊंगी। तो फिर दोनों अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ वहां से नीचे आ गए। श्रिया ने अपनी मॉम से बोला मॉम मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तो आकांक्षा जी बोली ओके बेटा, ध्यान से जाना। तो श्रिया उन्हें एक स्माइल कर वहां से चली गई। तभी शिल्पी आकांक्षा जी से बोली माम, श्रिया इतनी रात को कहाँ जा रही है? तो आकांक्षा जी बोली उसे कुछ काम था। तभी सुमन बोली मगर हमारी मोनी बेबी तो कभी इतनी रात को बाहर नहीं जाती। इस बात पर आकांक्षा जी बोली तो उसे कोई काम नहीं पंगता होगा, इसलिए नहीं जाती होगी। और श्रिया को काम था तो वो गई, मगर ऐसे रात को बाहर जाना ठीक नहीं है। तो इस बार आकांक्षा जी ने सुमन को घूर कर देखा और उससे बोली तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें यहाँ सिर्फ मोनी की देखभाल के लिए रखा है, ना कि मेरी बेटी पर नजर रखने के लिए। और क्या ठीक है क्या नहीं उसके लिए अभी मैं हूँ। तो इस बात सुमन को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ, मगर उसने अपने को दबाकर सॉरी बोला। तो आकांक्षा जी वहां से चली गई। तभी सुमन शिल्पी से बोली मोनी बेबी, देखा तुमने, आज एक दिन भी नहीं हुआ और मैडम अभी से ऐसा कर रही हैं। अगर वो ज्यादा दिन यहाँ रही तो शायद वो तुम्हारी जगह ले ले। तो शिल्पी बोली ऐसा नहीं होगा, ये घर मेरा है और मॉम डैड भी मेरे हैं, मैं किसी को भी अपना हक नहीं लेने दूंगी। और वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर सुमन डेविल स्माइल करते हुए बोली बिल्कुल, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मेरा क्या होगा? ये सारी प्रॉपर्टी का तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी और मेरा मकसद भी कभी पूरा नहीं होगा। और इतना सोचकर वो भी अपने कमरे में चली गई। इधर दूसरी तरफ आकांक्षा जी अपने कमरे में पहुंचकर बेहद गुस्से में नजर आ रही थी। तो रौनक जी बोले आशु क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? तो आकांक्षा जी ने सारी बातें रौनक जी को बता दी।
तभी रौनक जी बोले, हमें जल्दी से जल्दी शिल्पी के पेरेंट्स को ढूंढना होगा, वरना क्या पता अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम हमारी बच्ची को वो प्यार ना दे पाएं जो वो डिजर्व करती है। और ये सारा कुछ सिर्फ श्रिया का है, हम इसमें में से शिल्पी को देंगे और श्रिया को बुरा लग गया तो वैसे भी अगर उसे बुरा नहीं भी लगेगा तो हम श्रिया का कुछ भी शिल्पी को नहीं दे सकते। हाँ, मैं शिल्पी को भी बहुत प्यार करता हूँ मगर श्रिया के बराबर सब कुछ अब उसे नहीं दे सकते क्योंकि शिल्पी ने 18 साल श्रिया की लाइफ जी है जिस पर सिर्फ श्रिया का हक था। मगर हाँ, हम शिल्पी को भी उसके हिस्से का देंगे जो मैंने उसके लिए ही रखा हुआ था, मगर इस घर प्रॉपर्टी में सिर्फ श्रिया का ही हक है। इतना बोलकर वो दोनों सो गए। श्रिया आहूजा मेंशन से एक बनी ही बिल्डिंग में आकर रुकी और लिफ्ट से सीधे अपने ऑफिस में चली गई और वहां जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का जो करीब 24 साल का होगा वो कैबिन में एंटर हुआ और श्रिया को ग्रीट किया। तभी श्रिया उस लड़के को देखकर बोली, रोहन, क्या मैंने जो बोला वो हुआ? तो रोहन बोला, यश मैम, हो गया है। तो श्रिया उससे बोली, मैं ज्यादा ऑफिस नहीं आ पाऊंगी तो तुम सब संभाल लेना और जब भी डेट फिक्स हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, मैं एक दिन बिना बताए यहाँ और सभी जगह आऊंगी तो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और अब से सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना है। तो रोहन बोला, ओके मैम। श्रिया थोड़ी देर में वहां से चली गई। उसकी गाड़ी थोड़ी ही देर में आहूजा मेंशन में आकर रुकी तो वो कार से उतरकर अंदर आई तो उसने देखा उसकी मॉम सोफे में ही सो रही है। तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो अपनी मॉम के पास गई और उन्हें उठाने लगी। आकांक्षा जी ने आंखें खोली और श्रिया को देखते हुए बोली, श्रिया तुम आ गई बेटा, जाओ अब रेस्ट कर लो। तो श्रिया उनके गले लग गई और बोली, मॉम आप भी सो जाओ। तो आकांक्षा जी वहां से अपने कमरे में जाकर सो गई। इधर शिल्पी ऊपर से ये देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और जलन दिख रही थी क्योंकि आकांक्षा जी पहले सिर्फ उसकी ही ऐसे केयर करती थी मगर आज उनका प्यार बंट गया था। शिल्पी बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मॉम का प्यार सिर्फ मेरा है, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही निकलवा दूंगी। और वहां से गुस्से से चली गई मगर श्रिया ने उसे देख लिया था और वो अपने मन में डेविल स्माइल करते हुए बोली, शिल्पी तुम तो अभी से ही किलस गई, मगर माइन कचरा सिस्टर, अभी तो तुम्हारा और भी बुरा हाल होगा। इस बार मैं तुम्हें अपना कुछ नहीं लेने दूंगी, चाहे वो मॉम डैड हो या मेरी चीजें। और तुम क्या मुझे घर से निकालोगी? इस बार मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी और तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चली गई और फिर तुरंत ही सो गई क्योंकि होली आने वाली थी और श्रिया के घर में अपने मॉम डैड के साथ पहली होली थी और वो इस होली के साथ ही अपने मॉम डैड के साथ थोड़ी मेमोरीज बनाना चाहती थी। वो बेड पर लेटते हुए बोली, इस बार शिल्पी पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को बदनाम करने का, इस बार ऐसा नहीं होगा बल्कि इस बार तुम डांट खाओगी। भले ही इतने जल्दी तुम्हें घर से नहीं निकलवा सकती मगर तुम्हारा जीना हराम ना कर दिया मैं भी, श्रिया आहूजा नहीं। बहुत जल्द तुमसे ये सरनेम भी छीन लूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुम आहूजा हो, मगर इस बार तुम बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करोगी जब सबकी नजरों में तुम एक नकली प्रिंसेस बन जाओगी और वो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, रिव्यू दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैप्टर 6। अगली सुबह आज होली थी तो श्रिया जल्दी से उठ गई और नीचे जाकर उसने अपने दादा दादी और मम्मा डैडी के पैरों पर रंग लगाकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद सबको टीका और थोमा थोमा गालों पर भी लगा दिया। वहीं ये सब देखकर सारे सर्वेंट्स बहुत खुश थे, कुछ लोगों को छोड़कर। तभी सुमन ने शिल्पी को उसके कमरे में जाकर उठाया और उससे बोली, मोनी बेबी आप इधर सो रही हो और वो श्रिया सबको रंग लगाकर आशीर्वाद ले रही है। तो शिल्पी उठकर बैठ गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है मॉम, डैड तो सबसे पहला कलर मुझसे लगवाते थे
तभी वो बोली, श्रेया के लिए उन्होंने मेरा इंतजार भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनका अपना खून नहीं हूँ। तभी सुमन बोली, मोनी बेबी जल्दी चलिए वरना श्रेया आपकी जगह ले लेगी। तभी शिल्पी रेडी हुई और नीचे चली गई और सबको उसने थोड़ा थोड़ा रंग लगाकर होली विश की और अपने मॉम डैड से बोली, आज आप लोगों ने होली पहले ही लगवा ली। रौनक जी और आकांक्षा जी क्या बोले दोनों को समझ नहीं आया। तभी दादी बोली, क्यों, क्या वो अपनी बेटी से रंग नहीं लगवा सकते या तुम ऐसा चाहती हो कि ये हक भी तुम्हें ही दिया जाए? तो शिल्पी बोली, दादी मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं हमेशा से सबसे पहले रंग लगाती थी, बस इसलिए बोली। तभी दादी बोली, पहले की बात अलग थी, मगर अब श्रेया का हक है, वो अपने मॉम डैड और दादा दादी को सबसे पहले रंग लगाए। और इससे किसी और को बुरा मानने की तो बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम इतने सालों से श्रेया की जगह इस घर में रही और उसकी लाइफ जी। तो अब मेरी बच्ची को भी तो अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, या तुम्हें इससे भी बुरा लग जाएगा। आकांक्षा जी बोली, माँ आप शांत हो जाइए, मोनी बेटा हमें माफ कर दीजिए, ये होली श्रेया की हमारे साथ पहली होली थी, इसलिए हमने उससे पहले होली लगवा ली। मगर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें भी श्रेया के जितना ही प्यार करते हैं। शिल्पी को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे श्रेया से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। वहीं श्रेया को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा और वो अपने मन में बोली, शिल्पी माय डार्लिंग सिस्टर, आज तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा जो तुम हमेशा याद रखोगी। तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और सबने नाश्ता किया। उसके बाद दादाजी बोले, आज हमारे घर में होली सेलिब्रेशन होगा तो सब लोग रेडी हो जाना। कुछ समय बाद गार्डन एरिया साइड बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और रंगों और ठंडाई की ग्लासेज रखी हुई थी। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, बस कुछ खास रिश्तेदारों को ही इनवाइट किया गया था। तभी दादाजी ने श्रेया को सबसे इंड्यूस्ड करवाते हुए बोला, ये है हमारी पोती श्रेया आहूजा। तो सभी लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे और बोले, मगर आपकी पोती तो शिल्पी आहूजा है ना? तो दादू बोले, हाँ वो भी हमारी पोती है, मगर श्रेया हमारी बायोलॉजिकल पोती है। सब लोग हैरान हो गए, मगर सभी लोग श्रेया को पसंद करने लगे थे। एक तो वो बहुत सुंदर थी, ऊपर से उसका बिहेवियर भी काफी अच्छा था, जबकि शिल्पी बहुत घमंडी थी। तभी एक लंकी शिल्पी के पास आकर बोली, शिल्पी तुम गोदली हुई हो और इतने सालों तक किसी और की लाइफ जी रही थी, और अभी भी देखो तुम कितनी बेशर्म हो जो अभी तक आहूजा मेंशन में रुकी हुई हो। जिससे शिल्पी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, अनिका तुम अपना मुंह बंद रखो, ये मेरे मॉम डैड का घर है, मैं क्यों ना रहूं यहाँ? तो शिल्पी की बात पर अनिका बोली, तुम्हारे मॉम डैड? क्या तुम मजाक कर रही हो? हाँ, वो तुम्हारे नहीं बल्कि श्रेया के मॉम डैड हैं, और बड़े पापा ने तुम्हें अभी तक यहाँ रखा ही क्यों है? तुम घटिया घमंडी लंकी एक भिखारी के सिवा कुछ नहीं हो। बहुत घमंड था ना तुम्हें कि तुम मेरे बने पापा की इकलौती प्रिंसेस हो, मगर तुम प्रिंसेस तो हो मगर नकली प्रिंसेस, जो किसी और की जगह पर नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई हो। शिल्पी को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, मगर शिल्पी गुस्से में जैसे ही हाथ उठाने को हुई, अनिका ने शिल्पी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर अपने आंखों में आंसू लाकर रोते हुए अपने मॉम के गले लग गई और बोली, मॉम मोनी ने मुझे थप्पड़ मारा। तो सब लोग अनिका को देखने लगे। तो इनसे मिलिए, ये हैं श्रेया की चचेरी बहन। वैसे तो रौनक जी इकलौते हैं, मगर ये रौनक जी के चाचा के बेटे हैं। मिस्टर उमेश आहूजा रौनक जी के चाचा, मिसेस करुणा आहूजा रौनक जी की चाची, मिस्टर राघव आहूजा श्रेया के चाचा, मिसेस कुसुम आहूजा श्रेया की चाची। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, सौरभ आहूजा बेटा और अनिका आहूजा बेटी। ये सभी बहुत अच्छे हैं और इनका रौनक जी की फैमिली से काफी अच्छा रिलेशन है, मगर इनके परिवार को शिल्पी नहीं पसंद क्योंकि उन्हें शिल्पी काफी घमंडी और चालबाज लंकी लगती थी।
तभी रौनक जी ने श्रिया को अपने चाचा की फैमिली से मिलवाया और उन लोगों को श्रिया बहुत पसंद आई। वो राजीव जी और आकांक्षा जी की तरह दिखती थी, जिससे कोई भी बता सकता था कि वो इनकी बेटी है। सौरभ हिसार कंपनी का सीईओ था, जो कंपनी उसने अपने दम पर खड़ी की थी। वो डायमंड का बिजनेस करता था। वो भी श्रिया से मिला, उसे भी श्रिया काफी पसंद आई। शिल्पी सौरभ के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती थी, मगर सौरभ को शिल्पी का ये डबल स्टैंडर्ड वाला बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिल्पी ने जब सबको इतने प्यार से श्रिया से मिलते देखा तो उसे श्रिया से बेहद जलन होने लगी। वहीं अनिका ने जैसे ही शिल्पी को देखा उसने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। उसकी उम्र भी श्रिया और शिल्पी के जितनी ही थी। वहीं आकांक्षा जी को शिल्पी पर बेहद गुस्सा आया और उन्होंने शिल्पी को डांटते हुए कहा, मोनी ये क्या हरकत है, तुमने अनिका को क्यों मारा? शिल्पी ने बोला, मगर मॉम मैंने इसे नहीं मारा। मगर किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि शिल्पी अनिका को बुली करती थी और एक दिन आकांक्षा जी ने ये देख लिया। तभी से अनिका की बातों पर कोई भी यकीन कर लेता था, क्योंकि शिल्पी अपने आहूजा होने पर बहुत ज्यादा घमंड करती थी। अनिका भी काफी रिच थी, मगर रौनक जी की फैमिली नंबर 1 पोजीशन पर आती थी, जिनसे बिजनेस और अंडरवर्ल्ड भी डरता था, क्योंकि रौनक जी बहुत खतरनाक थे। मगर अपनी फैमिली के सामने वो काफी स्वीट थे। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 7। अनिका की वजह से ही शिल्पी ने बहुत डांट खा ली थी। जब आकांक्षा जी ने उसे माफी मांगने को बोला तो शिल्पी को और भी गुस्सा आने लगा और उसने एक नजर नफरत से अनिका और श्रिया को देखा और पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। वहीं उसे बिना माफी मांगे जाते हुए देखकर सब उससे और भी नाखुश हो गए, मगर श्रिया और अनिका बहुत खुश हुए। अनिका को बचपन से ही शिल्पी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अनिका को हमेशा नीचा दिखाया करती थी और उसे बुली भी किया करती थी। मगर शिल्पी की इमेज इतनी अच्छी थी कि सब उसे काफी मासूम समझते थे। मगर अनिका की फैमिली को शिल्पी की चालबाजी हमेशा समझ आती थी। तभी श्रिया ने अनिका को देखा। इसी तरह पिछले जन्म में भी अनिका ने ड्रामा किया था, मगर तब शिल्पी ने सच में उसे थप्पड़ मारा था। शिल्पी अपने कमरे में पहुंचकर सामान पटकने लगी। अभी सुमन भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि फंक्शन में बहुत काम था। शिल्पी गुस्से से बोली, अनिका यू बिच तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे शिल्पी आहूजा को मारने की? तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और उस श्रिया को भी उसकी वजह से सब मुझे गोदली हुई कह रही हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब मेरा है और यहाँ की मैं इकलौती प्रिंसेस हूँ। मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं छीनने दूंगी, चाहे इसके लिए तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े तुम्हें, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर गार्डन एरिया में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे कि एक लंका श्रिया से बदतमीजी करने लगा, क्योंकि श्रिया वॉशरूम गई हुई थी। तो जैसे ही वो गार्डन एरिया की तरफ जाने को हुई, एक लंके ने उसका रास्ता रोक दिया। मगर वो लंका श्रिया को अजीब तरह से देखने लगा। वो लंका श्रिया से बोला, तुम शिल्पी की जगह लोगी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी जगह छीनने की? तुम्हारा तो आज मैं वो हाल करूंगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अभी श्रिया कुछ कहती या करती उसे अपने डैड आते हुए दिखे तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके बाद वो अपनी आंखों में आंसू लाकर उससे बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और मैं किसी की जगह नहीं ले रही हूँ, ये घर तो मेरा ही है। मगर अगर शिल्पी चाहती है मैं यहाँ ना रहूं तो मैं चली जाऊंगी, मगर प्लीज तुम मेरे साथ कुछ मत करना। वो लड़का कुछ और बोलता कि किसी ने उसे श्रिया से झटके से दूर किया और एक पंच उसके चेहरे पर जम दिया। जब उस लंके को पंच पड़ा तो उसे बेहद गुस्सा आया, मगर वो कुछ कहता उसकी नजर रौनक के गुस्से से धधक रही लाल आंखों पर पड़ी तो उसके अंदर डर का सैलाब उमंग आया। मगर उसने अपने डर को काबू किया और बोला, अंकल ये लंकी मेरे साथ मिसबिहेव कर रही थी और ये मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने को भी बोल रही थी।
मगर जब मैंने मना किया तो ये आंसू बहाने लगी। वहीं उसके मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द सुनकर रौनक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, चुप, एकदम चुप। अगर तुमने अब एक गलत शब्द मेरी बेटी से कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर तभी वो लड़का बोला, मगर अंकल, आपकी बेटी तो शिल्पी है ना, तो आप इस गोद ली हुई लंकी को कैसे मोनी की जगह दे सकते हैं? तभी रौनक जी बोले, तुम्हें किसने बोला ये सब? तो वो लंका बोला, कल शिल्पी रो रही थी तो उसकी एक दोस्त ने ये सब बोला। तभी रौनक जी को हद से ज्यादा गुस्सा आया और वो उस लंके से बोले, दफा हो जाओ यहाँ से। वो लंका वहां से भाग गया। मगर ये क्या, जैसे ही वो लोक पर पहुंचा उसे एक गानी में धकेल दिया गया और वो गानी वहां से रफ्तार में निकल गई। इधर दूसरी तरफ रौनक जी ने श्रिया को देखा तो वो डर से कांप रही थी। रौनक जी ने उसे जल्दी से अपने गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगे। श्रिया बहुत स्ट्रांग थी, मगर उसको अपने पिछले जन्म का मंजर याद आ गया कि कैसे शिल्पी ने उसे बदनाम किया था, जिससे वो डर से कांपने लगी। रौनक जी को अपने दिल में बेहद दर्द हो रहा था। तभी श्रिया पैनिक करते हुए बोली, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी वरना शिल्पी को बुरा लग जाएगा और सब श्रिया को फिर से छोड़ देंगे। अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर राजीव जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि तभी श्रिया रौनक जी की बाहों में झूल गई। राजीव जी बहुत घबरा गए और श्रिया को गोद में उठाकर मेंशन के अंदर जाने लगे। जब आकांक्षा जी ने रौनक जी के गोद में श्रिया को ऐसे बेहोश देखा तो वो भी उसके पीछे भागकर मेंशन के अंदर दौड़ी। संजीव जी ने सभी मेहमानों से विदा ली तो सब मेहमान चले गए, मगर अनिका की फैमिली भी सबके पीछे मेंशन के अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी वहां पहुंच गए और श्रिया को चेक करके बोले, आज इनके साथ जो हुआ शायद इनके साथ पहले भी हुआ होगा, इसलिए ये पैनिक कर गई। वहीं उनकी ऐसी बातें सुनकर रौनक जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। डॉक्टर ने श्रिया को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिखकर वहां से चले गए। वहीं रौनक जी ने अनिका को श्रिया के साथ छोड़ दिया और सब लोग हॉल में आ गए। तभी रौनक जी ने एक मेड से कहकर शिल्पी को बुलाने भेजा। थोड़ी देर में शिल्पी नीचे आ गई और रौनक जी से बोली, डैड आपने मुझे बुलाया? अभी उसने इतना ही बोला था कि रौनक जी ने उसे एक तमाचा जड़ दिया, जिससे शिल्पी संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। आकांक्षा जी उसके पास जाने को हुई कि रौनक जी ने उन्हें रोक दिया। शिल्पी के चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ गए और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अविश्वास से रौनक जी को देखने लगी, जिन्होंने आज तक कभी भी उस पर हाथ उठाना तो दूर ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। आकांक्षा जी की आंखों से भी आंसू आ गए। वो कुछ बोलती कि रौनक जी शिल्पी से बोले, शिल्पी तुमने अपने दोस्तों से क्या बोला? जैसे ही शिल्पी ने ये सुना उसके मन में डर बैठ गया, मगर वो बोली, डैड मैंने कुछ नहीं बोला है। तो रौनक जी गुस्से से बोले, अच्छा जब तुमने नहीं बोला तो क्या किसी और ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्तों से ये बोला कि श्रिया को हमने गोद लिया है और वो तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही है? जब सबने ये सुना तो सब रौनक जी को देखने लगे। रौनक जी ने सबको सारी बात बता दी। शिल्पी का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसे उस लंके पर बेहद गुस्सा आने लगा। तभी वो अपने डैड के पैरों में गिरकर बोली, सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैं बहुत डर गई थी कि श्रिया के आने के बाद आप लोग मुझसे कम प्यार करोगे। मेरे मुंह से ये सारी बातें निकल गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 8। शिल्पी को कोई पछतावा नहीं था, मगर उसे ये डर था कि कहीं उसे घर से ना निकाल दिया जाए। तभी आकांक्षा जी बोली, तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे सारे कार्ड्स सीज कर दिए जाएंगे। 1 महीने तक तो शिल्पी को बेहद गुस्सा आया, मगर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद सभी लोग लंच करने बैठ गए। शिल्पी को अभी श्रिया पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे श्रिया को जान से मारने का मन कर रहा था। लंच के बाद अनिका लोग चले गए और रौनक जी लोग अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए।
शिल्पी अपने कमरे में पहुंचकर सारा सामान पटकने लगी और बेहद गुस्से से बोली, श्रिया यू बिच, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम हमेशा याद रखोगी। सुमन जल्दी से शिल्पी के पास आई और बोली, मोनी बेबी देखा आपने, आज पहली बार मिस्टर ओबेरॉय ने तुम पर हाथ उठाया और वो भी सिर्फ श्रिया की वजह से। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका सब कुछ छीन जाएगा। तो शिल्पी बोली, हाँ सुमन आंटी आप सही बोल रहे हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे वो श्रिया यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए और मैं फिर से इस घर की इकलौती प्रिंसेस बन जाऊंगी। वहीं शिल्पी की बात सुनकर सुमन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई और वो वहां से चली गई। इधर श्रिया को होश आ गया था, उसके साथ आकांक्षा जी और रौनक जी बैठे हुए थे। तभी श्रिया उदास होकर बोली, डैड शिल्पी मुझसे इतनी नफरत करती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो रौनक जी बोले, और आप यहाँ क्यों नहीं आते, ये सब आपका ही तो है, ये घर ये सब कुछ। और रही शिल्पी की बात, उसे ये समझना पड़ेगा और सच को अपनाना ही बनेगा, क्योंकि सच कभी ना कभी तो सामने ही। वैसे भी हम उसके असली परिवार को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही उसकी फैमिली हमें मिल जाएगी हम उसे वहां भेज देंगे। हालांकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर भी उसको भी हक है अपने असली परिवार से मिलने का। इधर उनके रूम के बाहर कोई ये सब बातें सुन रहा था और उसके हाथों की मुट्ठियां भी कस रही थी। वो वहां से चला गया और वो कोई और नहीं शिल्पी थी, जो अपने रूम में चक्कर काटते हुए बोली, नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये सब मेरा है और मैं अपना कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से कोई जाएगा तो वो श्रिया है, ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी अपना हक नहीं लेने दूंगी। इतना बोलकर उसने किसी को कॉल किया और कुछ बोलकर फोन रख दिया और सो गई। वहीं श्रिया के रूम में श्रिया डिनर करके दोबारा सो गई और रौनक जी और आकांक्षा जी उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह आज शिल्पी और श्रिया का कॉलेज का पहला दिन था। शिल्पी ने एक रेड कलर शार्ट ड्रेस पहनी थी और भर भर के मेकअप और अपने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था। श्रिया ने एक ब्लैक जीन्स और पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था और व्हाइट स्नीकर्स और बालों का पोनीटेल और मेकअप के नाम पर काजल और लिप बाम लगाया हुआ था। जैसे ही शिल्पी ने श्रिया को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि श्रिया बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। रौनक जी ने दोनों को ब्लैक कार्ड दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कार्ड क्यों दिया, तो उसने आकांक्षा जी को बहुत इमोशनल किया और माफी मांगी, जिससे वो पिघल गई और श्रिया को कार की चाबी भी दे दी। वहीं शिल्पी को खुद से कार चलाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने कार नहीं चलाई और वो ड्राइवर के साथ चली गई। वहीं श्रिया अपनी रोल्स रॉयस से कॉलेज के लिए निकल गई। जैसे ही शिल्पी कॉलेज पहुंची सब लोग उसे ही देखने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि शिल्पी रौनक आहूजा की इकलौती बेटी है। वहीं उसके थोड़े ही देर बाद श्रिया की कार आकर रुकी और वो भी बनी स्टाइल से कार से बाहर निकली। वहीं उसकी कार देखकर सब लोग उसे देखने लगे। सभी लोगों को उसके कपड़े और गानी देखकर पता चल गया था कि वो किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। मगर तभी कुछ सीनियर ने शिल्पी को घेर लिया, मगर जब उन्हें पता चला कि ये रौनक आहूजा की बेटी है तो उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। मगर तभी उनकी नजर श्रिया पर गई। उन लोगों ने श्रिया को अपने पास बुलाया तो श्रिया उनके पास चली गई। वहीं उस ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। तभी उन्होंने श्रिया से उसका नाम पूछा तो उसने श्रिया आहूजा बोला। आहूजा सरनेम सुनकर वो लोग शांत हो गए, मगर तभी उन लोगों ने सोचा ये कोई और आहूजा होगी, क्योंकि उनकी तो एक ही बेटी है और वो थी शिल्पी आहूजा। तभी वहां अनिका भी आ गई और उसके साथ ही सौरभ भी था। वहीं सौरभ को यहाँ देखकर उन लोगों ने रैगिंग छोड़ दी। तभी अनिका आकर श्रिया के गले लग गई और बोली, व्हाट्सअप ब्रो। तो श्रिया एक मुस्कान के साथ बोली, नथिंग स्वीट हार्ट, चलो क्लास में चलते हैं। वहीं श्रिया ने सौरभ को नॉर्मली ग्रीट किया और अनिका के साथ वहां से अपनी क्लास में चली गई। उन दोनों ने ही बिजनेस की पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो दोनों बिजनेस डिपार्टमेंट में चले गए। वहीं शिल्पी भी बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही सबने शिल्पी को देखा सब उसकी चापलूसी करने लगे, क्योंकि वो आहूजा खानदान की इकलौती प्रिंसेस थी। मगर जब सबको सच्चाई पता चलेगी तो सब उसे घास भी नहीं डालेंगे। वहीं जब ये नजारा अनिका ने देखा तो उसने मुंह बना लिया और बोली, इस चुमैल को देखो तो कैसे उड़ रही है, जैसे कि सच में यही बने पापा की रियल डॉटर हो। जब सबको सच्चाई पता चलेगी तब इसका चेहरा देखने लायक होगा। वहीं श्रिया बस मुस्कुरा दी और अपने मन में बोली, और ये चीज जल्दी होगी, एक बार पता चल जाए कि इसके असली माँ बाप कहाँ हैं, उसके बाद इसका खेल खत्म समझो। मैं चाहूं तो बस कुछ दिन में ही पता लगवा सकती हूँ, मगर इसकी सच्चाई सामने लाकर इसे घर से धक्के मार कर निकलवाऊंगी। और उस सुमन को क्या लगता है वो मेरी मॉम की जगह लेगी, उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी रूह काम जाए। सबसे पहले तो उसे ही वहां से निकलवाना है, मगर उससे पहले उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहिए। अगर ऐसे ही उसे निकाल दूंगी तो वो वापस से मेरी प्यारी मॉम और डैड को अपनी झूठी लाचारी दिखाएगी। बस थोड़े दिन और उसके बाद सुमन तुम्हारा उस घर से जाना तय है। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 9। अभी अन्य यह सोच ही रही थी कि तभी क्लास में प्रोफेसर माधव बजाज आ गए। यह अकाउंटिंग के टीचर वह सभी को देखते हुए बोले, तो क्लास में माधव बजाज हूँ, आप सबका अकाउंट का प्रोफेसर, तो आप सब अपना इंट्रोडक्शन दे।
सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। तभी जैसे ही शिल्पी की बारी आई वह घमंड से खड़ी हुई और बोली है, मेरा नाम शिल्पी आहूजा है। थोड़ी बहुत अपने बारे में बातें बताकर बैठ गई। अनिका ने शिल्पी को देखा और उसकी एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर दी, जिससे शिल्पी के हाथों की मुट्ठियां काश गई और उसने अपना मुंह फेर लिया। अनिका ने भी अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद अन्य खड़ी हुई और बोली, मेरा नाम अन्य आहूजा। मेरी ज्यादा कोई हॉबी नहीं है, मगर मुझे सिंगिंग करना और रीडिंग करना अच्छा लगता है। जैसे ही सबने अन्य को देखा वह सभी लोग उसको एक तक देखने लगे, क्योंकि वह बिना मेकअप के भी सभी लड़कियों से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके पास से निकलने वाला पॉजिटिव और क्वीन और उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था, जिससे लोग और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तभी प्रोफेसर बोले, क्लास इनसे मिलिए, यह है सिटी टॉपर अन्य आहूजा। जब सबने यह सुन तो सब लोग अन्य को देखने लगे। वहीं जब सबकी अटेंशन शिल्पी ने अन्य पर महसूस की तो उसे अन्य से बहुत ज्यादा जलन होने लगी और उसे बेहद गुस्सा भी आने लगा। तभी वह अपने मन में नफरत से बोली, यह इतनी खूबसूरत क्यों है, जबकि यह तो अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है, मगर फिर भी इसका चेहरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। वैसे भी सबकी नजरों में मैं ही आहूजा खानदान की इकलौती प्रिंसेस हूँ। जब तक दादा यह बात खुद बाहर नहीं लेंगे तब तक यह बात किसी को भी पता नहीं चलेगी कि तुम आहूजा खानदान की असली बेटी हो। वहीं अन्य शिल्पी के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी और अपने मन में डेविल स्माइल करते हुए बोली, ओ माय डियर सौतेली बहन, तुम कुछ दिन खुश हो लो, उसके बाद शायद ही कभी तुम्हें खुशियां नसीब होगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण मैं बनाकर आऊंगी। ऐसे ही आज की सारी क्लासेस खत्म हो गई और सभी लोग कैंटीन की तरफ चले गए। इधर अन्य और अनिका साथ में बैठ गए तो सब लोग उन्हें ही देखने लगे। तभी शिल्पी की एक दोस्त अन्य की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या वह लड़की तुम्हारी बहन है या फिर कोई रिश्तेदार की बेटी, क्योंकि तुम्हारा सरनेम से है ना? तो शिल्पी बोली, हाँ, मेरे डैड ने उसे गोद लिया है, वह एक अनाथ है। और उदास सा चेहरा बनाते हुए बोलिए, मेरे मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज तुम लोग उसे कुछ मत बोलना वरना उसे बुरा लगेगा और फिर डैड मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो सब लोग हैरानी से शिल्पी की तरफ देखने लगे और बोले, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिल्पी के दोस्त अन्य को नफरत से देखने लगे और फिर नफरत से बोले, यह लड़की तुम्हारे मॉम डैड को तुमसे छीन रही है, हम इसको एक अच्छा सा सबक सिखाएंगे। तो शिल्पी के चेहरे पर एक टेबल स्माइल आ गई, मगर किसी के देखने से पहले उसने बहुत चतुराई से अपनी स्माइल छुपा ली। शिल्पी बेहद मासूमियत से बोली, प्लीज तुम लोग कुछ मत करना वरना फिर से वह मुझे सबकी नजरों में गिरा देगी। वही सबको शिल्पी के लिए बेहद बुरा लग रहा था, क्योंकि सबको लगता था शिल्पी बेहद नाजुक, मासूम और दयालु लड़की है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। उसने भी अपनी इमेज एक नाजुक मासूम लड़की की बनाई हुई थी। सभी लोग अन्य को नफरत से देखने लगे और सभी ने खुद से वादा किया कि वह लोग शिल्पी को प्रोटेक्ट करेंगे और अन्य को एक अच्छा सबक सिखाएंगे जिससे वह शिल्पी को कभी भी बोली ना कर पाए। सबने लंच किया। आज ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई तो सब लोग घर को चले गए, मगर शिल्पी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गई। मगर शिल्पी ने अपनी मॉम आकांक्षा जी को कॉल करके कहा कि उसकी एक दोस्त बेहद बीमार है और वह उसी का ख्याल रखने के लिए उसके साथ उसके घर पर रह रही है और शायद वह रात तक घर आ जाए। तो आकांक्षा जी ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और थोड़ा जल्दी घर आने का बोलकर फोन रख दिया। इधर डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे। तभी रौनक जी बोले, प्रिंस आज आपका कॉलेज का पहला दिन कैसा गया? तो अन्य बोली, डैड सब बहुत अच्छा था, मुझे कॉलेज बहुत पसंद आया। तो रौनक जी ने बोला, अगर तुम्हें कोई कॉलेज पर परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना तुम। अन्य ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। वहीं उन दोनों का बंद देखकर सुमन को बेहद नफरत हो रही थी और उसे अन्य पर बेहद गुस्सा भी आ रहा था।
और वह अपने मन में बोली अगर ऐसा ही रहा तो यह लड़की मनी की जगह ले लेगी। उसने वहां से थोड़ा दूर जाकर शिल्पी को कॉल लगाया और उसे कॉल पर बोली मनी बेबी आप थोड़ा जल्दी घर आ जाइए। इधर शिल्पी क्लब में अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी और उसको बहुत मजा आ रहा था, वह बहुत एंजॉय कर रही थी, मगर उसका फोन आने की वजह से उसका पूरा मूड खराब हो गया और वह अपने दोस्तों से बोली गैस मुझे घर जाना होगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है। उसके दोस्तों को अच्छा नहीं लगा मगर फिर भी उसके दोस्तों ने उसको जाने से नहीं रोका। थोड़ी ही देर में शिल्पी घर आ गई मगर तब तक सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। तो वह अपने मॉम-डैड के कमरे की तरफ जाकर दरवाजे पर नॉक की। जैसे ही आकांक्षा जी ने दरवाजा खोल उनके सामने शिल्पी खड़ी थी। तो आकांक्षा जी प्यार से बोली मोनी बेटा आप घर आ गई। तो शिल्पी प्यार से बोली हाँ मॉम आप अब आराम कीजिए मैं भी सोने जा रही हूँ। तभी आकांक्षा जी बोली मगर खाना, तो शिल्पी बोली मैंने खा लिया है मोम आप टेंशन नहीं लो, और उन्हें प्यार से गुड नाइट विश कर अपने कमरे की तरफ चल गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 10। शिल्पी अपने कमरे में जाके सोचने लगी कि वो अब कैसे श्रिया को यहाँ से निकाले, तभी उसके दिमाग में कुछ आया, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो सो गई। इधर श्रिया अपने मन में बोली मुझे पता है शिल्पी तुम मुझे इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाओगी, मगर अफसोस इस बार तुम अपने मंसूबों में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगी। इस बार घर तो जाएगा मगर मैं नहीं, वो तुम होंगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगली सुबह श्रिया रोज की तरह जल्दी उठ गई और उसने वर्कआउट किया और शावर लेकर एक टी शर्ट और ट्राउजर पहन लिया। पैरों में स्नीकर्स और बालों की पोनी टेल और बिना मेकअप के वो एकदम बवाल लग रही थी। उसने एक बार खुद को मिरर में देखा और नीचे चली गई। शिल्पी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसने वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो भी मेकअप करके खूबसूरत लग रही थी, मगर सिर्फ मेकअप की वजह से दोनों ने नाश्ता किया और अपने कॉलेज के लिए निकल गए। वहीं रौनक जी भी ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे ही श्रिया की रोल्स रॉयस कॉलेज में इंटर हुई सब उसे देखने लगे। श्रिया बिना किसी पर ध्यान दिए अपने क्लास की तरफ चली गई। वहीं जैसे ही वो अपने क्लास में पहुंची तो उसने अपने सीट में रेड मार्क देखे, जिसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। तभी क्लास में अनिका और उससे थोड़े मिनट बाद शिल्पी भी आ गई और जाकर अपनी सीट में बैठ गई। वहीं श्रिया को यूं खंगा देखकर अनिका बोली श्रिया क्या हुआ? तो श्रिया ने कुछ नहीं बोला और उस कुर्सी को देखने लगी। फिर उसने कुछ नहीं बोला और एक साफ कुर्सी को वहां पर लगाकर वो गंदी कुर्सी को सबसे अलग रख दिया। वहीं उसे ऐसा करता देख कुछ लोगों के चेहरों पर गुस्सा आया मगर वो कुछ नहीं बोल सकते थे। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आ गए और अपनी क्लास लेने लगे। ऐसे ही लगातार 3 क्लासेस लगने के बाद लंच टाइम हो गया। सब लोग कैंटीन की तरफ चली गए। श्रिया और अनिका एक साथ बैठ गए और अपने लिए मोमो और सैंडविच मंगवा लिया। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि एक लड़की जिसका नाम रूहानी रस्तोगी था, वो श्रिया के पास आकर बोली तुम्हारा नाम क्या है? तो श्रिया बोली श्रिया आहूजा। तो वो सरकास्टिक वे में बोली ओ तो वो तुम हो जिसे शिल्पी के डैड ने गोद लिया है और जो शिल्पी की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। तुम बहुत बेशर्म हो। जैसे ही सबने ये सुना सब लोग श्रिया को देखने लगे और कुछ लड़कियां जो उससे जलती थी वो श्रिया पर हंसने लगी और कुछ लोग उसे नफरत से देखने लगे जो शिल्पी को मासूम समझते थे। वहां पर शिल्पी भी मौजूद थी और वो बने इंटरेस्ट के साथ ये सब कुछ देख रही थी। तभी अनिका कुछ बोलने को हुई तो श्रिया ने उसे रोक लिया। फिर एक नज़र शिल्पी को देखा जो मुस्कुरा रही थी, मगर जैसे ही उसने श्रिया को देखा उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसे डर लगने लगा कि कहीं श्रिया सच ना बोल दे।
तभी श्रेया बोली, सबसे पहले तो तुम होती कौन हो जिसे मैं अपने बारे में बताऊं? दूसरी बात, जिसने तुम्हें ये बात बोली उससे पूछना कि वो श्योर है ना कि मुझे गोद लिया गया है। उसने एक चिढ़ाने वाली स्माइल शिल्पी को पास की और बोली, और ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन किसकी जगह लेकर बैठा है। और फिर उस लंकी से बोली, मैं तुम्हें बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझती कि मैं गोदली हुई हूं या नहीं, मगर हाँ, दोबारा मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो वो हाल करूंगी कि तुम्हारी फैमिली भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसने ये इतने खतरनाक तरीके से बोला कि सबके दिलों में डर बैठ गया। शिल्पी भी डर गई, मगर उसे राहत मिली कि श्रेया ने सच नहीं बताया। श्रेया और अनिका वहां से चले गए। वहीं बाकी लोग सोचने लगे कि अगर वो गोदली हुई तो कुछ तो बोलती, मगर उसकी बातें कुछ अजीब थी। खैर, हमें क्या, उसके बाद सब अपने अपने क्लास में चले गए। वो क्लास और होने के बाद सब लोग अपने घर की तरफ निकल गए। वहीं घर पहुंचकर श्रेया अपने रूम में आराम करने चली गई और शिल्पी भी अपने रूम में चली गई और चक्कर लगाने लगी। उसे अब डर लग रहा था, अगर श्रेया को पता चला कि उसी की अफवाह मैंने फैलाई थी और उसने ये डैड को बता दी तो वो मुझसे और गुस्सा हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 11। कहीं उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मगर शिल्पी को ये नहीं पता था कि श्रेया उसे इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं करने वाली थी। वो तो उसे सबकी नजरों में गिराकर और शिल्पी का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी, ताकि सब शिल्पी से नफरत करने लगे। जब श्रेया उसकी जान लेगी तो शिल्पी को कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करें। रात का टाइम, सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। डिनर श्रेया और शिल्पी की पसंद का बना हुआ था, मगर शिल्पी को गुस्सा आ रहा था क्यों इस लंकी के लिए भी उसकी पसंद का डिनर बनाया जाए। मगर ये भूल गई थी वो खुद वहीं, बल्कि श्रेया इस घर की असली बेटी है। सबने चुपचाप डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शिल्पी ने रूम में पहुंचकर चैन की सांस ली और बोली, शायद श्रेया को ये बात पता नहीं होगी कि मैंने ही वो अफवाह फैलाई थी। वैसे भी वो लोग मेरा नाम नहीं लेंगे क्योंकि मैं बहुत मासूम हूँ ना। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक नाइट ड्रेस पहनी और सो गई। वहीं श्रेया अपने बेड पर लेटकर सोचने लगी कि वो सुमन का सच कैसे सामने लाएं। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर पर कॉल लगाकर कुछ बोला और फोन रख दिया। अगली सुबह रोज की तरह सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी सुमन बोली, अगले महीने तो मोनी बेबी का सिंगिंग कंपटीशन है। तो सब लोग खुश हो गए। वहीं सुमन शिल्पी की तारीफें करने लगी और बोली, मैडम और सर तो शिल्पी को बहुत प्यार करते हैं। वो तो उसके कंपटीशन में अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर देते थे। वहीं ये सारी बातें सुनकर शिल्पी को बहुत मजा आ रहा था और उसने अपना चेहरा उठाकर श्रेया को देखा, जिसे इन बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर उसे अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं सुमन की बातें सुनकर अब रौनक जी को बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये जगह, ये प्यार सब श्रेया का हक था, जो उनकी गलती की वजह से किसी और को इतने सालों तक मिलता आया। मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा और ऑफिस की तरफ चले गए और अपने असिस्टेंट से शिल्पी के पेरेंट्स को जल्द से जल्द ढूंढने को बोल दिया और फिर अपना काम करने लगे। इधर श्रेया और शिल्पी कॉलेज की तरफ चले गए। रोज की तरह शिल्पी आज भी बस दिखावा कर रही थी, जिससे अनिका को बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपना मुंह बना लिया क्योंकि उसको श्रेया ने कुछ भी कहने को मना किया था। प्रोफेसर माधव के आने के बाद सबने अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और 3 लगातार क्लासेस के बाद वो लोग कैंटीन की तरफ चले गए। मगर आज भी कुछ शिल्पी के दोस्त श्रेया को परेशान करने के लिए उसका वेट कर रही थी।
तभी जैसे ही उनकी नजर श्रिया पर गई तो ऋषिका पांडे जानबूझकर कॉफी लेकर उसकी तरफ चली गई और पैर फिसलने की एक्टिंग करके जैसे ही कॉफ श्रिया की तरफ फेंकने को हुई, श्रिया ने ऋषिका का हाथ पकड़कर झटक दिया, जिससे वो गर्म कॉफी उसी के हाथ और शरीर में गिर गई, जिससे ऋषिका की एक दर्दनाक चीख निकल गई और वो श्रिया के ऐसे झटकने से नीचे गिर गई। श्रिया ने एक घिन भरी नजर से उसे देखा और वहां से जाने लगी। वहीं सभी लोग उस ऋषिका पर हंस रहे थे, क्योंकि वो इस वक्त अजीब लग रही थी, क्योंकि उसके सैट बाल एकदम भूतनी की तरह खराब हो गए थे। रोने की वजह से उसका काजल और मेकअप भी पूरा खराब हो गया था और उसकी ड्रेस में कॉफी का दाग लग गया था। वो बहुत डरावनी लग रही थी। तभी किसी ने उसे उठाया और श्रिया को देखकर बोली, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो श्रिया? तो श्रिया बोली, अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि वो गर्म कॉफी में खुद के शरीर में पड़ने देती? तुम बहुत दयालु हो ना, क्यों ना तुम भी खुद के हाथों और शरीर पर कॉफी गिरा दो और उसका दर्द महसूस करके महान बन जाओ। ये लंकी कोई और नहीं शिल्पी थी। वहीं श्रिया की बात सुनकर सब लोग शिल्पी को अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि सबने देखा था कि ऋषिका ने जानबूझकर ये सब किया, उसका कोई पैर नहीं फिसला। तभी शिल्पी ने जब सबकी नजर खुद पर महसूस की तो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो उसका हाथ जल गया और तुम फिर भी उसकी मदद नहीं कर रही और ऐसे ही जा रही थी। तभी मैंने ये बोला। वहीं उसकी बातों को सुनकर श्रिया को देखने लगे। श्रिया भी समझ रही थी कि वो सभी लोगों को उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही है, तो उसने शिल्पी से बोला, अच्छा, और मैं उसकी मदद क्यों करूं, ताकि वो ठीक होने के बाद फिर से अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर मुझे परेशान कर सके। तो मैं इतनी महान नहीं हूं। जो मेरे लिए गलत करेगा मैं उसके लिए अच्छा करके महान नहीं बनना चाहती, तो ऐसा करो, तुम इसे मेडिकल रूम ले जाओ। वैसे भी तुम तो बहुत मासूम और दयालु हो ना। इतना बोलकर वो अनिका के साथ वहां से निकल गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।